भिंडी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का जलवायु बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि भिंडी को की खेती के लिए उष्ण एवं नमी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जो कि छत्तीसगढ़ में अनुकूल है। छत्तीसगढ़ भिंडी की खेती करने के लिए तापमान की आवश्यकता उसको कम से कम 20 से 30 अंश सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसके लिए अनुकूल माना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा है। और इसमें जैसे 17 अंश सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान अगर होता है तो उसके अंकुरण को प्रभावित करता है, जो कि सीधे उसकी उपज को प्रभावित करता है। उसी तरह ग्रीष्मकालीन में अगर बुआई करते हैं तो अगर 42 अंश सेंटीग्रेड से यदि तापमान ऊपर जाता है तो भिंडी के जो फ्लावर जो आते हैं, जो उसके फूल जो आते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाता है, जो सीधे ही उत्पादन को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ जो है भिंडी की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि भूमि की सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें, कौन सी भूमि का चयन हमको करें जिससे भिंडी का उत्पादन ज़्यादा हो। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोनिन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो आज के समय हमारे किसान भाई मन बर वैज्ञानिक सिद्धांत से खेती करे के समय है रे। अब वो समय गए संगवारी हो जब बो दे गहूँ और चल दे कहूँ और गहूँ के खेत हलहा जाते, वैसे नहीं हुए। आजकल हर एक प्रकार के फसल ला वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ही बोते। संगवारी हो आज हम जानबो कि खरीफ फसल के बोआई से लेकर के ओकर बीज उपचार और ओकर कल्चर उपचार में का महत्व है, ये विषय में ढेरकन जानकारी हमन हा आज जानबो संगवारी हो। और ये विषय में अगर आप मन हा हमार वैज्ञानिक महोदय से प्रश्न पूछना चाहत हो तो आप मन ला हमार टोल फ्री नंबर तो पता है संगवारी हो। हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेरकन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमार संग महाबय डॉक्टर उत्तम कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे, एक पहले हम जानना चाहबो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जन जलवायु है और यहाँ के जन भौगोलिक स्थिति है, ओकर हिसाब से जन खरीफ में कौन कौन से फसल ला कहाँ कहाँ पर हम बहुत अच्छा से लगा सकते हैं।
जी, वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। छत्तीसगढ़ में 3 मुख्य जलवायु है, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में हम विभिन्न प्रकार की फसलें ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि जलवायु में पर्याप्त मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। लगभग 1200 मिलीमीटर की वर्षा हमारे जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हो जाती है। इसलिए धान छत्तीसगढ़ के तीनों जलवायु क्षेत्रों में हम सफलतापूर्वक करते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की लगभग थोड़ी कमी है, उन क्षेत्रों में कम पानी में भी अच्छी धान उत्पादन की किस्मों को हम लेते हैं, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बताई जाती है। और जहाँ पे पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, वहाँ पे लंबी अवधि की ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को हम किसानों के लिए बोते हैं। धान के बाद दूसरी मुख्य फसल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सोयाबीन है। ऐसे किसान जिनके पठारी भूमि है, जहाँ पर पानी नहीं रुकता या पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में हम सोयाबीन की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे बात करें तो मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और रायपुर के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाटापारा, इन क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बहुत अच्छा आय का स्रोत। उसके बाद हम अरहर की खेती करते हैं। किसान भाई अरहर की खेती सिर्फ मेड़ों में करते हैं, परंतु जहाँ पानी नहीं रुकता, पानी ढलान की व्यवस्था है, उनमें खेतों में भी हम अरहर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है दलहनी फसलों की हमको समर्थन मूल्य बहुत अधिक मिलता है, तो किसान अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उड़द और मूंग की खेती भी एक लाभदायक खेती होती है छत्तीसगढ़ के तीनों जलवायु क्षेत्रों के लिए। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में और कुछ कवर्धा क्षेत्रों में और बिलासपुर और मुंगेली क्षेत्रों में खरीफ में हम जो है गन्ना की खेती भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जहां पे पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों के लिए पानी की सुविधा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिदृश्य में जैसे आपको पता है कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल पहले थी, आज से लगभग 20-25 साल पहले, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, ये जो ऐसी फसल है हर एक प्रकार की मिट्टी में, छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार के नाम से जानते हैं। तो भाटा मिट्टी के अतिरिक्त कन्हार, मटासी, डोरसा में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा की खेती पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जलवायु क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में ये एक ऐसी फसलें हैं जो हर प्रकार की मिट्टी में कम से कम खाद में, कम से कम पानी में हो जाती है और किसानों को अधिक लाभ देती है। और इसके स्वास्थ्य के भी बहुत ही मूल्यवर्धक इसके गुण हैं, इसके बारे में लंबी चर्चा भी की जा सकती है। तो इस प्रकार लगभग 10 से 11 फसलें हैं जो खरीफ में किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बहुत सुघड़ ढंग से आप बताया हो डॉक्टर साहब जी। अब एक बताओ जानना चाहबो कि जैसे हमारे किसान भाई बहन खरीफ फसल के तैयारी करते हैं जी, एक तैयारी के सिलसिला कब से शुरू होते हैं और हमारे किसान भाई मन ला ये खरीफ के फसल या बुआई के पहली का प्रकार के सावधानी और ध्यानपूर्वक रखना चाहिए? खरीफ फसल की तैयारी किसान भाई के लिए जो होते हैं, जैसे कि अपन रबी फसल कटने के बाद जब हम गर्मी के समय है तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बाद किसान भाई ला खेत की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। खेत की तैयारी में मुख्य रूप से है कि खरीफ फसल की तैयारी के लिए वर्तमान परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण किसान भाई मिट्टी परीक्षण निश्चित रूप से किसान भाई कराए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हर एक किसान भाई जो होता है, ये बहुत ही सही समय रहता है, मार्च से मई का समय। पहली चीज़ मिट्टी परीक्षण कराए। मिट्टी परीक्षण के परिणाम के आधार पर खरीफ फसलों के लिए जो होता है पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, जिससे किसान भाई उच्च गुणवत्ता के और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ खेतों के आसपास जो होते हैं मेड़ों में जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो कीड़े होते हैं, बीमारियां होती हैं, हानिकारक फफूंद बैक्टीरिया के जो अंडे होते हैं वो रहते हैं, तो इनको मुख्य रूप से किसान भाई साफ कर लेवे। गर्मी के दिनों में मई के महीने में विशेष रूप से साफ कर लेवे मेड़ों को, चाहे आग लगाने के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, उचित व्यवस्था कर लेवे। खेतों के आसपास अगर बड़े पेड़ हो तो उसको जो होते हैं कटाई छटाई की व्यवस्था, और खेत अगर समतल ना हो तो ये चीज़ गर्मियों के समय में खेत की समतलीकरण किसान भाइयों को बहुत जरूरी। फसल के चयन के आधार पर जैसे कि धान की फसल लगाते हैं तो खेत समतल होना चाहिए, मेड़बंदी होनी चाहिए ताकि पानी रुक सके। और अगर किसान भाई मूंग, उड़द, सोयाबीन की खेती करना चाहता है तो खेत को ढलान इस प्रकार बनाए कि पानी का उसमें ठहराव ना हो, पानी कहीं पे ठहरे ना। अगर बरसात का पानी आता है तो उसका एक तरह से स्लोप होना चाहिए जिससे कि खेत निकल जाए। तो ये कुछ बातों को जो किसान भाई विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए ताकि जो होता है आने वाले सीजन में हम सफलतापूर्वक खेती कर सके, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है बीज के। जी अब ये बोला जा सकता है कि बीज के भी श्रेणी होते हैं। जी हमारे किसान भाई मन कौन से श्रेणी के बीज लगाए जेकर से ओला अच्छा से अच्छा लाभ मिले? जी बहुत अच्छा सवाल आप मन पूछे हो। किसान भाई मतलब जागरूकता की बहुत कमी है इस बारे में। बीज मुख्य रूप से 4 श्रेणी है। पहला प्रजनक बीज है, दूसरा आधार बीज है, तीसरा प्रमाणित बीज है और दूसरा प्रमाणित के नीचे भी एक प्रमाणित के 2 के है।
अच्छा। किसान भाई जो सामान्य रूप से जो है किसान भाई जो है किसी कृषि केंद्र के माध्यम से प्राइवेट कंपनी के बीज लेते हैं। प्राइवेट कंपनी के बीज की गुणवत्ता जो होती है प्रमाणित बीज से भी नीचे की गुणवत्ता होती है, सत्य रूप बीज होता है, जो किसान भाइयों को जागरूकता का कमी है। और ये बीजें जो होती है बहुत महंगे दामों पे भी मिलती है। मैं हर किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि कम मिनिमम से मिनिमम किसान भाई प्रमाणित बीज ही लेवें, प्रमाणित बीज और किसी सरकारी संस्था के माध्यम से लेवें। आपको हर एक जिले में राज्य सरकार के जो है बीज निगम के कार्यालय हैं जो प्रक्रिया केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। किसान भाई जो होते हैं जो भी फसल लगानी है, सभी फसलें न कि धान, सभी फसलें जो खरीफ में लगती हैं वो बीज निगम में मिलता है। बीज निगम में सरकार के द्वारा सर्टिफाइड संस्था है, वहाँ प्रमाणित बीज ही मिलता है। तो प्रमाणित बीज वहाँ से कम दाम में किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज मिलते हैं, वो लेवे। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 27 जिलों में अभी राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विकसित विभिन्न फसलें हैं, उनके प्रमाणित बीज और प्रमाणित से भी उच्च गुणवत्ता के आधार बीज और प्रजनक बीज भी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो है अपने प्रमाणित बीज ले सकते हैं। जो किसान भाई जो बड़े लेवल पे खेती करते हैं, मैं उनको भी सलाह देना चाहूँगा कि वो आधार बीज की भी उत्पादन कर सकते हैं। आधार बीज जो होता है और अधिक रेट पे मिलता है, बिकता है, जिससे किसानों को और अधिक जो होते हैं उनके आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार है कि मुख्य रूप से आधार और प्रमाणित बीज ही किसान भाइयों को ले और किसी सरकारी संस्था, मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, सरकारी जो होता है बीज निगम के माध्यम से लेने का प्रयास करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें बीज के, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज उपचार करना। जी, आप हमला बताते हो कि बीज उपचार कावड़ जरूरी है और कैसे करना चाहिए? बीज उपचार जैसे कि आप पूछे हो कि जब एक उदाहरण के रूप में समझो, जब कोई बच्चा पैदा होते हैं तो बच्चे को लगभग शुरू के 4 महीने 6 महीने साल भर तक देख रेख की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार जब बीज अपन खेतों में बोते हैं तो बीज जो होता है, जब बीज से अंकुरन आता है तो 1 महीने तक पौधा बहुत छोटा रहता है, बहुत केयर और मैनेजमेंट की जरूरत है। जब छोटा रहता है तो उसमें कई प्रकार के कीड़े बीमारी, कमजोर रहता है पौधा, तो कीड़े बीमारी, फफूंद, बैक्टीरिया के प्रकोप और बीमारियों का ग्रस्त हो सकता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम उपचारित करते हैं। जैसे बच्चे को शिशु अवस्था में विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं ताकि उसको विभिन्न रोगों से सुरक्षा हो। ये टीका है, बीजों का टीका है, ये बीजों का टीकाकरण कह सकते हैं, ताकि चूंकि फसल 4 महीने की होती है तो शुरू की 1 महीने में उसको समस्त प्रकार के कीड़े बीमारियों से उसके रोकथाम के लिए और बेहतर अंकुरन के लिए बीजों का उपचार किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब मिट्टी में होता है तो मिट्टी में फफूंद होते हैं। फफूंद 2 प्रकार के, लाभदायक और हानिकारक। तो हानिकारक फफूंद जो मिट्टी में होते हैं वो जो होते हैं बीजों को नष्ट करते हैं, या फिर पौधे अंकुरित होते हैं तो जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, पौधे के शिशु अवस्था में पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए जो होता है फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब, ट्रोपिकोनाजोल, कंटाप, इन सब चीज़ों से हैं। बहुत प्रकार के फफूंदनाशक मार्केट में उपलब्ध हैं। प्रोपिकोनाजोल, ट्यूबेकोनाजोल, इनसे 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज के अनुसार इसको उपचारित करें, उपचारित करके बोएं। उसके फफूंदनाशक के साथ साथ कीड़े भी आते हैं, तो फफूंदनाशक के बाद दूसरे क्रम में कीटनाशक दवाइयों से उपचारित करें। जैसे सबसे बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन। इसका भी 2 से 3 ग्राम पाउडर के रूप में आते हैं। अगर लिक्विड के रूप में आते हैं तो 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम बीज के रूप में उपचारित करके हमको बोना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि भाई ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है, ट्राइकोडर्मा से भी किसान भाई उपचारित करें। सभी प्रकार के बीजों को, खरीफ में बोने वाले सभी बीजों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित। जिन किसान भाइयों में धान जैसी फसल है, धान में कई प्रकार की बैक्टीरिया की समस्या रहती है, बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है, तो इसकी समस्या आती है प्रारंभिक अवस्था में। तो इसके लिए बेसिलस स्यूडोमोनास ये लाभदायक बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया से बीज को सुरक्षा और पौधे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, बेसिलस की विभिन्न स्पीसीज है, इसका जो होता है 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज के अनुसार से उपचारित करें, जिससे कि फफूंद से होने वाली, कीड़ों से होने वाली और उसके साथ साथ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से पौधों की सुरक्षा प्रदान करेगा। जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत सुघर बात बता हो। अब हम एक प्रोसेस के बारे में जानना चाहो कि बीज उपचार के जो प्रोसेस है वो लोग कैसे ढंग के, कब तक के रखना है, कहाँ सुखाना है, ये हमारे जो किसान भाई मन तो जानबे करते, फिर हमारे जो नया किसान भाई आवा थे तो एक जानकारी के दृष्टि बीज उपचार आपने बहुत सही सवाल पूछा। बीज उपचार जैसे कि भाई दवाई खाने का सही समय है, सही समय सही मात्रा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसी प्रकार बीज उपचार के सही तरीका है। जब हम बीज को बोना है, जैसे कि हमको आज बीज बोना है, आज सवेरे ही हम उपचारित करें।
सवेरे उपचारित कैसे करें, जैसे कि धान का उदाहरण के रूप में समझे, 30 किलोग्राम धान हम 1 एकड़ खेत में बोलते हैं। 30 किलोग्राम धान के लिए लगभग हमको 150 ग्राम फफूंदनाशक की आवश्यकता होगी। तो धान को हम ढेर को एक जगह फैला लें, उसके ऊपर जो होता है फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम पाउडर के रूप में मिलता है, मेनकाजिब पाउडर के रूप में मिलता है। पाउडर को उसके जो होता है धान के ऊपर अच्छी तरीके से सूखे जगहों पे विशेष रूप से ध्यान रखें, सवेरे सवेरे यह काम करें जब थोड़ा वातावरण में नमी हो। किसी सूखी जगह पे धान को फैला लें, जैसे किसी नीचे में उसका फर्श के ऊपर, उसके ऊपर 150 ग्राम हमको 30 ग्राम के धान 30 किलोग्राम धान के लिए लगेगा। फफूंदनाशक उसके ऊपर डालने के बाद लगभग हमको 500 ml पानी उसके ऊपर छिड़काव करें। पानी के साथ साथ पानी के घोल पे हम जो होते हैं थोड़ा सा गुड़, 50 ग्राम गुड़ मिला के गुड़ का घोल बना सकते हैं। गुड़ जो होता है चिपकने के लिए, क्यों भाई किसान भाई पूछेगा क्यों गुड़ डाला, तो 500 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ डाल के घोल लें और उसके ऊपर जो फफूंदनाशक धान के ऊपर डालने हैं उसके ऊपर हम पानी को गुड़ के घोल के छिड़क देने के बाद हाथों के माध्यम से किसान अच्छे तरीके से रगड़ के उसको पानी और फफूंदनाशक धान को अच्छे तरीके से रगड़ ले, ताकि धान के ऊपर फफूंदनाशक जो होता है, गुड़ जो होता है चिपकाने का काम करेगा। फफूंदनाशक धान के ऊपर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो एक परत के रूप में सुरक्षा प्रदान करेगा और उसके पश्चात आधा घंटा तक उसको शेड में, मतलब सूखे जगह पे, उसको धूप नहीं लगना चाहिए, सूखे जगह पे हम उसको सुखा के रखें। सुखा के रखने के बाद तुरंत हम उसको जो होता है सीधा खेतों में बुआई करें। यदि किसान भाई बल्क मात्रा में बोना है तो एक दिन पूर्व उसको बीज उपचार कर सकता है। एक दिन पूर्व करने के बाद पर विशेष रूप से नमी वाले स्थान पे रखे, किसी भी प्रकार से उसमें धूप का प्रकोप, धूप नहीं आना चाहिए और अगले दिन भी उसको लगभग मतलब 24 घंटे से ज़्यादा अंतराल ना हो और खेतों में उसको उपचारित करके बोएं। ये चीज़ विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, जिसे बात करते हैं हम, ये तो होगी बीज उपचार के बाद। जी अब हम कल्चर उपचार के जब बात करते हैं तो ये का चीज़ है और महत्व का है? हाँ, बीज उपचार जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो एक बीजों का एक टीकाकरण है उसके रोगों और कीट से बीमारी की रोकथाम के लिए। कल्चर उपचार जो होता है विभिन्न प्रकार के कल्चर, पौधे को जब बीज हम खेतों में डालते हैं तो उसी दिन से पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उसके वृद्धि और विकास के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए। विभिन्न प्रकार के कल्चर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए गए हैं। जैसे कि आपको जानकारी है, प्रमुख पोषक तत्व फसल के लिए नत्रजन है, स्फूर है, पोटास है, जिंक है। तो हम कल्चर देते हैं जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नत्रजन, स्फूर और पोटास और जिंक को मिट्टी से अवशोषित कर सके। जो वो देते हैं वो कल्चर कहलाता है। जैसे के लिए हर एक फसल के लिए अलग अलग कल्चर निर्धारित किए गए हैं। धान की फसल के लिए बात करें तो एजोटाबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये लाभदायक बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वातावरण में उपस्थित नत्रजन का स्थिरीकरण करके पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने का काम करता है, मिट्टी से ज़्यादा नत्रजन पौधों को उपलब्ध कराने। तो इसको कल्चर बोला गया है। मतलब बाहर से पोषक तत्व न डाल के मिट्टी के पोषक तत्व को जो है बीज और पौधा अवशोषित कर सके, इसीलिए कल्चर उपचार। इसमें किसान की लागत में कमी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा और जो खेती जो होता है रसायन मुक्त खेती की ओर काम करेगा। उसके साथ साथ नत्रजन के बाद दूसरा स्फूर के लिए फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी के नाम से आता है। नत्रजन के बाद उसका उपचार करके बोएं। अगर किसान भाई दलहनी फसल जैसे है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तो इसके लिए किसान भाई जो होता है राइजोबियम कल्चर आता है। राइजोबियम जो होता है, जैसे कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनती हैं, ये गांठों को तो बीज जो होता है, जब बीज राइजोबियम से कल्चर किए रहेंगे तो ये राइजोबियम का जो होता है मिट्टी नत्रजन का स्थिरीकरण करेगी। 1 एकड़ में लगभग 30 किलोग्राम नत्रजन को स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराती है। तो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम जो होता है कल्चर के माध्यम से किया गया है। तो इसके लिए लाभदायक जो जैसे कि एजोटाबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और राइजोबियम, ये लाभदायक बैक्टीरिया है। पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, लाभदायक बैक्टीरिया जो पोषक तत्वों को मिट्टी से और वातावरण से पौधों को उपलब्ध कराने का काम कराता है। इसीलिए हर एक किसान भाइयों को निश्चित रूप से कल्चर के रूप में उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पौधों को मिलेगा, तो कम रासायनिक खाद का उपयोग होगा और पौधा स्वस्थ होगा, पौधा मजबूत होगा, उसमें बाली मजबूत होगा और पौधे की भार, जो फसल में भार आएगा तो उत्पादकता अच्छी आएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात बताया हुआ आपका। अब हम एक बात जानना चाहबो कि जैसे हम खरीफ के फसल में विभिन्न प्रकार के फसल लेवत हन, ये वहाँ बुआई के विधि घलोक होते। जी कुछ एक फसल के विधि के विषय में हमारे किसान भाई मतलब बताते हो कि कौन से प्रकार से, कौन से मापदंड से हमला वो बुआई करना है।
बुआई के लिए, हाँ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बुआई की अलग अलग फसलों के अनुसार बुआई की विधियाँ होती हैं। बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ में धान की ही बुआई विभिन्न प्रकार से की जाती है। जी। पर हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि किसान भाई वैज्ञानिक रूप से धान की खेती करें। पुराने समय में छिड़काव विधि से धान की खेती करते थे। किसान भाई लगभग 60 से 70 किलो बीज, मेरे हिसाब से अभी भी किसान भाई 60 से 70-80 किलो बीज एक एकड़ में डालते हैं। वर्तमान परिदृश्य में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सीड ड्रिल का खोज किया गया है। सीड ड्रिल के माध्यम से होता है, एक निश्चित दूरी पे, कतार से कतार की दूरी पे पौधे को, बीजों को बोया जाता है। तो इसमें एक एकड़ में 30 किलोग्राम बीज में जो होता है पर्याप्त मात्रा हो जाती है। 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। जो निश्चित दूरी पे हर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे और हर पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों में, मतलब मिट्टी में बीज दो बीज गिरते जाते हैं। तो पौधों जो बीज एक निश्चित दूरी पे गिरता है, एक निश्चित कतार पे गिरता है, तो लाइन से पौधे होते हैं। इस प्रकार धान की खेती किसान भाई करे। सीड ड्रिल कृषि विज्ञान केंद्र में, अपने जिले के हर कृषि विभाग में अब तो किसान भाई स्वयं सीड ड्रिल लेने लगे हैं, जो जागरूक किसान हो गए। इससे क्या होता है, अगर पौधे सही निश्चित दूरी पे बोएंगे तो पर्याप्त उसको जगह मिलेगा, पोषक तत्व पर्याप्त मिलेगा, पानी मिलेगा, पर्याप्त हवा पर्याप्त मिलेगी और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए मिलेगा, जिससे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, टिलर्स आएंगे, कसे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त रोपा पद्धति से जो करते हैं किसान भाई, तो रोपा पद्धति के बदलाए हम किसान भाइयों को जो होता है, पहला तो सीड ड्रिल के माध्यम से कतार बोनी करें, डायरेक्ट सोइंग। छिड़काव विधि के छोड़ के इस विधि से किसान भाई वैज्ञानिक रूप से करें। दूसरा रोपा विधि से करते हैं, उसके जगह पे रोपा विधि में इम्प्रूव्ड रोपा में हम कहते हैं किसान भाइयों को SRI मेथड से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे से पौधे और कतार से कतार 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे को रोपा विधि से लगाया जाता है। इसमें हर एक में जब किसान भाई जब रोपा लगाता है तो 3 से 4 पौधे लगा देता है। SRI विधि में एक ही पौधा लगाना है। 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब लगाते हैं अपन, तो उसको जो मैं चीज़ बताया कि पर्याप्त जगह मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, तो उसमें जितने कंसे आते हैं सीधी बुआई विधि से भी से SRI मेथड से किसान भाइयों को ये मिलता है और बहुत ही सक्सेसफुल मिला है। तो ये चीज़ करें। इसके अतिरिक्त बाकी सभी फसलों में, चाहे सोयाबीन हो, उड़द हो, मूंग हो, अरहर हो, और अभी जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, सांवा की मैंने बात किया, इन सभी को किसान भाई सीड ड्रिल के माध्यम से बोए। छिड़काव विधि पुरानी पद्धति है, सीड ड्रिल एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें बोएं जिससे कि पर्याप्त उपज मिलेगा और उत्पादकता में वृद्धि आएगी, लागत में कमी आएगी, बीजों की मात्रा में भी कमी होगी। उसमें साथ साथ सीड ड्रिल के माध्यम से हम खाद भी बीज के जगह पे गिरता है, जिससे कि बीजों का 100% अंकुरन प्राप्त हो सके। अच्छा, आप आखिरी प्रश्न में ये जानना चाहूँ हमारे संगवारी मन के डाहर ले कि जैन हम कोदो कुटकी के बात करें हम जी ये हमार जन छत्तीसगढ़ के जलवायु है, एमा सभी जगह हो सकत है। एक बार विशेष रूप से किसान भाई है का बात के ध्यान रखे, का बात के सावधानी रखे, और कोनो प्रकार की योजना भी है का? मिशन मिलेट छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत बड़ी योजना है। किसान भाइयों की ये विशेष बात ये है कि इसमें कोई बात का ध्यान नहीं रखना है पहले। जी हाँ, बाकी फसलों में हम विशेष वैज्ञानिक सलाह देते हैं, किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा ऐसी फसल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन किसान भाइयों के पास पड़ती भूमि है, जहाँ पे या भाटा भूमि है, कम मात्रा में पानी है ना, और जहाँ पे खाद का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहते हैं, या फिर जहाँ पे खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकती, पड़ती भूमि में छोड़ दिए किसान भाई, वहाँ पे आप जो होते हैं कोदो, कुटकी, रागी, सांवा की खेती करें, जिससे किसान भाइयों को उत्पादन प्राप्त होगा। अगर एक आने वाले समयों में हम जब कोदो, कुटकी, रागी, सांवा के बारे में और चर्चा करेंगे तो उसमें इसकी खेती के बारे में विस्तार से आपको हर एक बातों के बारे में बताएंगे। परंतु निश्चित रूप से कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान जलवायु में सरकार की एक योजना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा को खरीद रही। छत्तीसगढ़ सरकार कोदो और कुटकी को 3000 रुपये क्विंटल में, रागी को 3377 रुपये क्विंटल पे खरीद रही है। तो किसान भाई इसको खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा यह किसान भाइयों को सलाह है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुगर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मतलब दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में खरीफ के फसल के तैयारी करके बढ़िया सुघर लाभ कमा सकत हो। अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।